खान खान और हमारे चैनल स्कॉलर एक्स में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये आपके पास एक टाइमलाइन है यूरोपियन कंपनीज जो इंडिया में आए थे। एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, यूरोपियन का भारत में आगमन, जिसमें पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच, जिनको हम है ना वन बाय वन आपको आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट ने पूछा था 2022 में, ये अभी अभी का क्वेश्चन है। इसको देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अभी हम जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, इसके पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन का आंसर खुद दे देंगे और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसको आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। तो मैं आपसे एक और बात कह दूं कि इस लेक्चर्स में या इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे ऐसे इंसाइट आपको प्रोवाइड करूंगा जो शायद आपको बहुत कम जगह पे सुनने को मिलेंगे। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन बेसिक सा यही है कि यूरोपियन नेशंस, जिसमें पुर्तगीज है, ब्रिटिश है, डच है, डेनिश है और फ्रेंच है, तो यूरोप की ऐसी क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से मजबूर हुए हैं कि बाय सी रूट ये ईस्ट का रास्ता इन्होंने डिस्कवर करना या इंडिया में इन्होंने आना। तो यूरोप की क्या कंडीशंस थी इसको समझना है पहले। ये अगर से हमें समझ में आ जाता है तो बात की जो चीजें हैं उसे हम समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यूरोप को समझते हैं पहले। देखिए, ये जो 15 सेंचुरी है ना, यूरोप में ये बहुत हलचल हो रही थी इस टाइम पे। एक तो आपने सुना होगा इस टाइम पे है ना, रिनासांस का टाइम था यूरोप में। अब पहले ये भी समझिए कि रिनासांस होता क्या है। रिनासांस को अगर से आपको सिंपल समझना है, जिसकी मीनिंग होती है पुनर्जागरण। लेकिन ये पुनर्जागरण था क्या? हमको मालूम है कि साइंटिफिक लाइन पर है ना एक नई डिस्कवरीज दी गई है। इस टाइम पे बहुत से इन्वेंशन हुए हैं, बहुत से नए नए व्यू आए हैं, नए नए है ना थॉट आए हैं। लेकिन ये थॉट और ये सारी चीजें आई कब है? ये जब आई है जब वहां का जो रिलीजियस था वो करप्ट हो गया था। तो साइंटिफिक थेरी, साइंटिफिक व्यू ये खड़े हुए हैं रिलीजियंस के अगेंस्ट आकर। समझिए, इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा है ना, उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, उस वक्त के जो फिलोसोफर थे, उनको भुगतना पड़ा है। क्योंकि वो रिलीजियस के अगेंस्ट जा रहे थे बहुत सारी चीजें, लेकिन वो सही थी क्योंकि वो साइंटिफिक थेरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। तो ये यूरोप में हो रहा था कि रेनेसांस का पीरियड था, जिसका एक फायदा जो हुआ है ना वो यूरोपियन नेशंस को हुआ है। लेकिन ये खड़ा कब क्यों हुआ था कि ये रिलीजन्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। ये एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा फायदा क्या हुआ। दूसरी जो हलचल हो रही थी वो ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है, और ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, कि राइज ऑफ द तुर्क इन सेंट्रल एशिया, ऑटोमन एम्पायर। जिसने क्या किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल जैसा बड़ा मरकज, कॉन्स्टेंटिनोपल जैसा है ना बहुत बेहतरीन जो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस, वो जीत लिया था। ये ऐसी प्लेस था जिसको जीतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जीत लिया था। 1453 को मोहम्मद फातेह ने लीड किया था ओटोमन को, और उन्होंने है ना रोमन एम्पायर को हरा दिया था। ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका ना सिर्फ ये कि रोमन एम्पायर खत्म हो गया और ओटोमन जो थे उन्होंने है ना, जो उस्मानिया थे उन्होंने है ना पूरी तरीके से अपने आप को दुनिया में एज अ हेडक्वार्टर बना के वहां से रूल करना शुरू कर दिया। इसका और एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि पूरा का पूरा यूरोपियन नेशंस जो थे, जितने भी थे, वो पूरे के पूरे इससे अफेक्ट हुए हैं, मुतासिर हुए हैं। वो कैसे, वो समझिए आप। तो देखिए, ऐसा नहीं था कि यूरोपियंस जो है इंडिया से ट्रेड नहीं करते थे, और यूरोपियंस जो थे ना उनको ट्रेड करना ही पड़ता था। विदाउट ट्रेड वो सर्वाइवल ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेल्फ रिलायंट नहीं थे।
उनके हम इंडिया जो था वो सेल्फ रिलायंट था, क्योंकि हमारे पास जो जमीन थी, ऐसी उपज जमीन थी हमारे पास, हमारे जितनी भी हमारे बेसिक नीड्स थे हमारे, वो हमारी जमीन से पूरे हो जाते थे। लेकिन यूरोपियन ऐसा नहीं था, वो नेशंस ऐसे नहीं थे, उनको अपने सर्वाइवल के लिए ट्रेड करना ही था। विदाउट ट्रेड वो सर्वाइवल ही नहीं कर सकते थे। लेकिन ओटोमन ने जब वो ब्लॉकेज डाल दिया बीच में, कुस्तुनतुनिया जीत लिया, तो उससे है ना ट्रेड देखो खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक तरीके से क्या हुआ है पता है, उसकी मोनोपोली हो गई वहां पे, क्योंकि रास्ता उसके पास आ गया। अब यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको है ना फिर इनके शराइत मानने पड़ते थे, जो भी ये रखते थे, तो इनके भी मानना पड़ते और उनके जो रूलर थे उनको भी मानना पड़ते थे, क्योंकि ट्रेड इंपॉर्टेंट थी। रास्ता नहीं देंगे तो ट्रेड नहीं होंगे, ट्रेड नहीं देंगे तो जिंदगी का सवाल था इनके। एक चीज आगे और बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज के ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड में भी किन किन चीजों की ट्रेड इंपॉर्टेंट थी वो भी बताऊंगा। तो इतना समझिए आप कि ओटोमन एम्पायर ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया, जिसकी वजह से ट्रेड उनके लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि वो उनके अपने फिर क्या थे, डिमांड थे जिनको उनको पूरा करना पड़ता था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पे जो उनके रूलर थे, जैसे कि पुर्तगीज थे, स्पेनिश थे, और जितने भी नेशन थे, उनके रूलरों ने फिर क्या किया है, उनके जो सेलर्स थे, जो आ, जहाजरा थे, या जिसे हम कहेंगे आ, जो भी मतलब जहाज के जरिए जो एक्सप्लोरेशन के लिए निकलते हैं ना, उन लोगों को उन्होंने उकसाया कि आप क्या करो, नए नए जगहों को ढूंढो आप जाके जहाजों के जरिए से। और इसका ये जो है ना, इस टाइम पर जो पुनर्जागरण हुआ है ना, उसमें जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है ना, उसने हेल्प की है। तो ये जो मल्लाह थे, ये जो है ना सेलर्स थे, इनको हेल्प हुई है ये साइंटिफिक इन्वेजन के, मतलब जो इन्वेंट हुई है ना उनसे। तो हम देखेंगे बहुत सारी चीजें बनी हैं जिसके जरिए थे उन्होंने अपनी, जब समंदर में निकल जाते थे वो, तो उसके जरिए से उनको हेल्प मिली। और ये बड़े बड़े जहाज भी बने हैं ना, तो इसी पुनर्जागरण की वजह से बने हैं। तो जहाज बने बड़े बड़े, उनके इक्विपमेंट बने, और भी है ना मैप वगैरह बने, तो ये इसका फायदा हुआ है। ठीक है जी, आगे हम और भी समझते हैं चीजों को। अब देखिए, जो ये सेलर्स थे, जो अपने जहाजों को लेके निकल गए हैं बस, तो उस वक्त तो ऐसा तो नहीं था कि जो आज हमारे पास जो मैप है, जो आज हमारे पास ग्लोब है, ये तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। उस वक्त जो उस वक्त के जो कार्टोग्राफर थे, वो जो मैप बनाया करते थे, उन्होंने वो उतने ही मैप बनाए थे जो उनको चीजें मालूम थी। उन्हें ये पता था, जो जितने कंट्रीज उन्हें पता थी कि ईस्ट के साइड पर है, यहाँ से इतने दूरी पर है, वो जो जैसे भी उन्होंने मैप बनाए होंगे वो उनके पास थे। तो ये जब निकले हैं ना, तो इनको पता ही नहीं था कि जाना किधर है, तो बस इन्हें ये था कि हमें ईस्ट जाना है, हमें इंडिया जाना है, और उसका रूट हमें देखना है। तो हमको ये पता चलता है कि कोलंबस ये जब निकला है ना, तो ये कब निकला है पता है, कि उस वक्त के व्यू आया था, जब ये पुनर्जागरण के टाइम पर ही, कि जमीन क्या है पता है, जो अर्थ है हमारी वो गोल है। और आपको अगर से देखो, अगर से आपको ऐसा मुट्ठी बनाना है, मुझे इस साइड पे जाना है, तो मैं है ना इधर से भी जा सकता हूँ, या इधर से भी जा सकता हूँ, ईस्ट से भी जा सकता हूँ, वेस्ट से भी जा सकता हूँ। अब चूंकि ऐसा है कि जब यूरोपियन जब निकले हैं वहां से, तो उनको तो एक ही रास्ता दिख रहा था, वो वेस्ट का। तो उन्होंने सोचा है कि दुनिया जब गोल है तो हम सीधा चले जाते हैं वेस्ट के साइड पर, और उधर से भी हमें ना जहां हमको पहुंचना है इंडिया, वहां तो पहुंच ही जाएंगे। तो कोलंबस ये सोच के निकला, और उसे पता ही नहीं था कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो वो निकल गया। वो निकला है तो पहुंचा अमेरिका, अमेरिका पहुंचा है तो उसने है ना अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। ठीक है ना। अब इसी टाइम पर अब देखिए, ये अमेरिका को डिस्कवर करना, क्योंकि अमेरिका दुनिया से छुपा हुआ था, तो वो डिस्कवर हुआ है। अभी तक दुनिया को है ना अमेरिका के बारे में पता ही नहीं था कि अमेरिका जैसा भी एक कॉन्टिनेंट है। तो ये बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन ये कहना कि वास्को डी गामा जो उसके बाद 6 साल बाद जो निकला है, नई मतलब केप ऑफ गुड होप के रूट से है ना इंडिया तक पहुंचा है, वो अगर से हम ये कह रहे हैं कि वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर कर लिया है, तो ये अब सही नहीं होगा। समझिए हाँ,
ये लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, जो सरासर गलत है कि वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया है। बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अमेरिका दुनिया से छुपा हुआ था, उसको डिस्कवर किया गया है। इंडिया दुनिया से छुपा हुआ नहीं था। इंडिया को उससे पहले भी इंडिया को जानते थे यूरोपियंस, क्योंकि इंडिया से वो ट्रेड किया करते थे। मार्को पोलो आया है ना, तो उसने है ना इंडिया में, वो चाइना गया था, इंडिया भी आया था। इंडिया पे आके जब वो यूरोपियन में जाके उसने इंडिया के बारे में बताया है, और जो चीजें उसने लिखी है ना, वो भी इंस्पायरेशन बनी है इनके लिए कि इंडिया में जाना है, इंडिया की खोज करना है, नया रूट देखना है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे कि वास्को डी गामा के बारे में अगर से ऐसा कहा जाता है कि इसने इंडिया को डिस्कवर किया है, तो ये गलत है। ये सही हो सकता है कि इंडिया का जो रूट बाय सी, वो भी नया रास्ता केप ऑफ गुड होप के जरिए से वो वास्को डी गामा के जरिए डिस्कवर किया गया है। ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है जो इससे पहले बताया हूं। तो आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखिए एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको और क्लियर करूं, यूरोपियंस के है ना इंडिया से उनकी कनेक्टिविटी थी, ट्रेड रिलेशंस थे, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है। आप अगर से देखेंगे ना, यहाँ के जो रोमन एम्पायर के कॉइन हमको मिलते हैं यहाँ पे, चेर चोरा पांड्या की जो इनका एम्पायर था ना वहां पर। और ये प्रूफ है कि और भी ऐसी चीजें मिलती है जो ये साबित करती है कि रोमन एम्पायर और यूरोपियंस जो है ना इंडिया से ट्रेड किया करते थे। हमको है ना जो हैब्रू है, जो यहूदी है, उनके भी प्रूफ मिलते हैं कि उनकी भी इंडिया से है ना कनेक्टिविटी थी, वो भी इंडिया से ट्रेड किया करते थे। एक और हमारे पास प्रूफ जो बताता हूं आपको, जो सिकंदर, जिसे हमें ना अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, वो ग्रीक का था। और ग्रीक जो ग्रीक से वो है ना इंडिया में आया था, उसने है ना कैप्चर करते करते वो ये लैंड रूट भी इस्तेमाल किया था, और ये सी का रूट भी इस्तेमाल किया था उसने। मतलब लैंड के थ्रू तो यूरोपियंस को इंडिया का पता था, इंडिया कि इंडिया यहाँ पे सिचुएटेड है, ऐसा नहीं है उनसे मतलब छुपा हुआ था। इसके अलावा सी के रूट से भी वो इंडिया तक पहुंचते थे। 3 रूट इस्तेमाल किए जाते थे। देखिए एक तो ये है जो मैंने बताया हूं, दूसरा ये यहाँ तक आते थे, इराक तक। यहाँ से एडन जो होती है ना, ये यहाँ से इस तरीके से इंडिया आते थे। तीसरा रूट है ना, ये मेडिटेरियन सी से होते हुए बाद में ये जो रेड सी है ना, इसको इस्तेमाल किया करते थे, और ये इस तरीके से इंडिया पहुंचते थे। तो ये 3 रूट तो है ना यूरोपियंस को पता थे पहले से, बाय लैंड भी और बाय सी भी वो इंडिया से ट्रेड किया करते थे, और इसके प्रूफ हमारे पास है। इवन आप देखेंगे ना, एक बुक भी है हमारे पास जो बहुत पुरानी है। अगर से हम रिलेशन की बात करें तो बहुत पुराने हैं, 300 BC, 200 BC, 200 AD, ये तो बुक मिलती है हमको, ये 100 AD की। उसके राइटर के बारे में नहीं मालूम है हमें कौन था, ग्रीक था या रोमन था। नाम है हमारे पास बुक का, पेरिप्लस ऑफ द एरेथेरियन सी। एरेथेरियन की मीनिंग ही होती है, ये रेड सी को बोलते हैं। अब इसने जो भी इसमें है ना डिस्क्रिप्शन दिया है, वो ट्रेड के बारे में ही दिया है। और उसने है ना इंडिया की जो कोस्टल रीजन है ना, उनके है ना बहुत सारे नाम भी बताए हैं कि ये है ना पोर्ट है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, रास्ते भी बताए हैं। तो इससे तो हमें ये समझ में आता है कि यूरोपियन जो है ना इंडिया से कनेक्टिविटी उनकी बाय लैंड भी थी, बाय सी भी थी। तो इंडिया डिस्कवर नहीं हुआ ना लैंड के थ्रू, ना ही है ना सी के थ्रू, ये पहले से मालूम था। अमेरिका हुआ है बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया को नहीं बोल सकते। तो इसलिए देखो वास्को डी गामा ने ये जो उसके लिए है ना, ये जो रास्ता उसने किया है ना, ये डिस्कवर किया इंडिया तक पहुंचने का। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि नए एरा का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इंडिया के लिए, एक नई लैंडमार्क है ये एक हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि वहीं से बहुत सारी चीजें बदली है, बहुत सारी चीजें। ठीक है ना जी। लेकिन यूरोपियन के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने ये डिस्कवर किया, क्योंकि उनके लिए अब सर्वाइवल का एक रास्ता उनको मिल गया था, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ट्रेड के बगैर वो सर्वाइवल नहीं कर सकते थे। मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते थे, क्या ऐसे रीजंस थे, और किन चीजों की वो ट्रेड करते थे। अगर से वो चीजों की ट्रेड ना करते तो उनके लिए क्यों चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। कुछ चीजों को समझते हैं कि यूरोपियन जो थे वो ट्रेड करने पर मजबूर थे, कंपेल थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेसिक्स उनकी नीड थी, वो भी है ना
ट्रेड पर ही वो डिपेंड थे उसके लिए भी, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो क्लाइमेट है, वो वैसा नहीं है कि वहां पर है ना आपको है ना गेहूं जिसे वेट कहते हैं, राइस, ये उग सके ज्यादा। तो इसके लिए भी वो है ना दूसरे कंट्री पर डिपेंड थे, उनको इंपोर्ट करना पड़ता था ये चीजें। एक दूसरा देखिए, मसाले जिसे हम है ना स्पाइसेस कहते हैं। स्पाइसेस है ना खाने की जान है ये। अगर स्पाइसेस नहीं होंगे खानों के अंदर तो मजा नहीं आता है, जायका नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जिसे हम है ना काली मिर्च कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंट बहुत था उस टाइम पर, ना सिर्फ यूरोपियन के लिए बल्कि जितने भी नेशंस थे सबके लिए। क्यों? इसका जवाब यही है क्योंकि आज हम ब्लैक पेपर नहीं बल्कि हम मिर्ची इस्तेमाल करते हैं। और ये मिर्ची उस वक्त तक इसकी पता ही नहीं था, किसी को यूज ही नहीं होती थी, इसको डिस्कवर ही नहीं किया गया था। तो आज जो हमारा लाल मिर्ची, हरी मिर्ची इस्तेमाल करते हैं, ये उस वक्त दुनिया को पता नहीं था इसके बारे में, वो खानों में इस्तेमाल नहीं करते थे। जो चीज यूज होती थी, इस्तेमाल होती थी खाने को है ना तेज बनाने के लिए, वो था ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर बहुत ज्यादा डिमांड थी इसकी, इसीलिए बहुत महंगा हुआ करता था। ऐसा कहते हैं इसको ब्लैक गोल्ड कहते थे उस टाइम पर। एक तरफ गोल्ड को रखते थे, दूसरी तरफ है ना ब्लैक पेपर को रखते थे, इतना महंगा था ये। इवन हमको है ना आज भी देखिए पुराने जो है ना, जब हम खुदाई करते हैं ना, तो उसमें है ना मटके मिलते हैं, मटकों के अंदर ब्लैक पेपर हमको मिलते हैं। तो लोग उस वक्त है ना ब्लैक पेपर्स को है ना जमीनों के अंदर दबा के रखते थे, तो इतना महंगा था। चोरियां होती थी इसके। आज है ना सोना, अगर लोग जो डाकू है, जो चोर है, वो चुरा के लेकर जाते हैं, वैसे ही उस टाइम पे है ना ब्लैक पेपर भी चुरा के लेकर जाया करते थे, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड थी, बहुत महंगा बिकता था। ठीक है जी। तो यूरोप में भी इसकी डिमांड थी और हर जगह थी। तो यूरोप को मसालों की जरूरत थी। तो अब मसाले क्यों? मसाले क्यों? तो एक तो आपको मालूम है यूरोप के पास जो है ना, देखो उनके पास जो जानवर बहुत ज्यादा है, दूसरा आजू बाजू समंदर बहुत है। तो समंदर होने की वजह से मछलियां उनको मिल जाती, जानवर होने की वजह से जानवरों का मांस मिल जाता। लेकिन मांस बिना मसालों के क्या मजा उसको खाने में? मछलियां बिना मसालों के क्या उसमें मजा? तो उसको खाने के लिए भी मसाले चाहिए। तो वो तो मिल रहे हैं इंडिया में, वो तो मिल रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो फिर यहां से तो ट्रेड करना ही पड़ेगा। बाकी जो वो है ना दूसरे रूट भी देख रहे थे जहां पे मसाले मिल जाए, लेकिन उनको है ना कहीं नहीं मिले, उनको मिले है ना मसाले तो इधर ही मिले। तो वो उनकी मजबूरी थी इधर की इधर इस तरफ जो कनेक्टिविटी करने के लिए। एक और चीज समझिए कि यूरोपियन जो है ना, जो उनके पास मांस बहुत ज्यादा था। तो आप देखिए ना, मांस जो है ना, अगर से उसको मसालों में है ना मैरिनेट कर दिए ना, तो वो ज्यादा सर्विस देता है। अगर से ऐसे ही उसको पकड़ के रख दिए, मांस को रख दिए, अगर से आप है ना कोल्ड जगह पे रखते हैं या बर्फ में रखते हैं तो थोड़ा सर्विस देगा ज्यादा। लेकिन मसालों में उसको है ना मैरिनेट करके रख दिया ना, तो और थोड़ी सर्विस ज्यादा देता है। तो इसके लिए भी उनको मसालों की जरूरत थी। तो मसाले खाने के लिए दूसरे है ना अपनी जो उनके पास फूड है, जो उनके पास मांस है, उसको है ना लंबे वक्त तक है ना बचा के रखने के लिए मसाले जरूरी थे। तो इसलिए उनको इंडिया से कनेक्टिविटी करना थी। इसीलिए हम देखते हैं कि वास्को डी गामा जब इंडिया आया है, तो उनके लिए ये डिस्कवरी है ना बहुत बड़ी थी। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया का इंडिया तक पहुंचने का जो एक नया रूट डिस्कवर किया है, लेकिन उसके लिए उसने मदद ली थी अहमद इब्ने माजिद की। ये गुजराती का एक पायलट था जिसने उसे बताया था कि यहाँ एक रास्ता है इंडिया तक पहुंचने का। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आया? तो एक और चीज जो हम क्लियर कर दे वो ये कि इससे पहले जो मतलब यूरोपियन थे, वो जो ट्रेड किया करते थे, तो बीच में जो है ना अरब जो है ना अरब के हाथों से चीजें भी वो लेकर जाते थे। वो भी मैं आगे आपको है ना उसको डिस्कस कर देता हूँ।
तो समझने की चीज ये है यहाँ पे कि ये जो ट्रेड हुआ करती थी ना, यूरोप से इंडिया से यूरोप माल जा रहा है, कमोडिटीज जा रही है, तो उसमें अरबों का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि अरब जो है ना, अरब जो ट्रेड किया करते थे वो इंडिया से बहुत, उनके भी रिलेशन से ट्रेड किए। तो इंडिया में वो सेटल भी थे यहाँ पर, साउथ इंडिया में बहुत सारे अरब, और उनके ट्रेड रिलेशंस थे। तो वो क्या किया करते थे, अरब यहाँ से सामान लेते थे और वो यहाँ पर लेकर जाते थे। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट था। ठीक है जी। और यहाँ पे जो वेस्टर्न नेशंस है, यहाँ के जो मर्चेंट्स है, जेनीवा वेनिस वगैरह के, ये रूट फॉलो करते हुए यहाँ पर आते थे और यहाँ से अरबों से सामान लेते थे। और ये कमोडिटीज, ये सामान है ना, यूरोप जाके ये बहुत बड़े मुनाफे के साथ बेचा करते थे। तो ट्रेड कुछ इस तरीके से चला करती थी। ऑफ पुर्तगाल, तो इसको समझते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रूल है। जो नेविगेटर्स थे, जो सेलर थे, जो समंदर में जो निकल गए थे, एडवेंचरस थे, तो उस उनके पीछे इसका बहुत बड़ा रूल है। जो डिस्कवरीज हुई है, नए नए रूट पता हुए हैं, उस उन सब के पीछे इसका नाम आता है। तो इसने क्या रूल प्ले किया है, वो हम समझते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था ना, पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था, रिनासांस हुआ था, जिसमें ना बहुत सारे डिस्कवरीज हुई थी, बहुत सारे इन्वेंशन हुए थे। तो वो सारी चीजें है ना, इसने कलेक्ट किया था और अपने एक स्कूल बनाया था उसमें, जिसमें है ना साइंटिफिक लाइन पर है ना नेविगेशंस के बारे में समझाया जाता था। तो इसी वजह से है ना इसको नेविगेटर्स का जो टाइटल दिया गया था। तो हम देखते हैं कि ये स्कूल में जितने भी, मतलब कोई भी अगर थे सेलर है या जो समंदर में जाना चाहता है, तो उन लोगों को ये जमा करता था, उन्हें है ना सिखाता था। और उन्हें देखो क्या सिखाता था, पढ़ने को मिलता था वहां पे। अब आपको मालूम है, जहाज है, तो जहाज पे जब जा रहे हैं आप समंदर में, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखना पड़ती थी उसमें। जो नई इन्वेंशन हुई थी, जो नए नए वेपन्स, माफ कीजिए, जो वेपन्स तो होंगे ना, वो जरूरी थे उनके लिए भी, इक्विपमेंट थे वो, उसके बारे में बताना कि कौन से इक्विपमेंट किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं। हाँ, और हमने देखा है कि मैप बने थे, मैप को ड्रॉ करना कैसा, मैप को सीखना कैसा, ये चीज है। इसके साथ साथ एक और भी हम चीज देख सकते हैं कि समंदर में जा रहे हैं आप, तो आपको है ना एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समंदर के है ना और भी बहुत सी बारीक बारीक चीजें होती है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये सिखाई जाती थी इसकी स्कूल में। तो हम देखते हैं इसकी ये एफर्ट्स की वजह से हाँ 1471 में इक्वेटर तक पहुंचे, फिर कांगो रिवर तक पहुंचे। मैं आगे मैप है उसमें और आपको बता दूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक ट्रेटी हुई थी इस टाइम पर, जो कहीं कहीं लिखी हुई आती है, ट्रेटी ऑफ टोडेलिसेस। तो ये थी क्या, 1494 में ये ट्रेटी हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, पुर्तगाल और स्पेन, ये दो एक नेशंस है, दोनों ने क्या किया था कि पूरे वर्ल्ड के मैप को है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एक लाइन खींची थी कि इधर ईस्ट तुम्हारा है, वेस्ट हमारा है। वेस्ट को स्पेन ने कहा था कि ये हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे जाकर। पुर्तगाल ने कहा था ईस्ट हम ले लेते हैं, इधर हम जाएंगे और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे। तो रिलीजियस जेल था इनके अंदर, और ये यही समझते थे कि जहाँ नॉन क्रिश्चियन लैंड है, वर्ल्ड है, वहां पे जाके हमने क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। तो ये एक ट्रेटी थी, जो कहीं पे आपको लिखी हुई आती है, तो उसको मैंने समझा दिया हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो नाम आता है वो है बार्थोलोमो डाइज का। इसने क्या किया था, इसने वास्को डी गामा के लिए एक रास्ता बना के दिया था। मैं आगे मैप है उसके जरिए बता दूंगा। तो वास्को डी ये पहुंचा था ना, साउथ अफ्रीका एक बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, उसका जो साउथ मोस्ट हिस्सा है उसको वहां तक पहुंचा था ये। और उसको उसने नाम दिया था केप ऑफ टेम्पेस्ट। ये नाम क्यों रखा था उसने, क्योंकि वो जो जगह थी ना बड़ी भयंकर थी, वो समझ में नहीं आ रहा था उसके। तो वो डर गया था, वो उसको हिम्मत ही नहीं हुई कि आगे बढ़ना, इसलिए वापस चला गया था, वहां तक गया था और वहां से वापस चला गया था। उसने वो पूरा मैप बनाया था, पूरी चीजें अपने बुक में लिखी थी कि हम यहाँ से गए हैं, इस तरीके से मैप है। और जिसको फॉलो किया था बाद में वास्को डी गामा ने। तो ये केप ऑफ टेम्पेस्ट तक कब पहुंचा था, 1487 में। ठीक है जी। तो ये चीजें है ना वास्को डी गामा से पहले हुई है ये सारी चीजें। पीछे जो हमें अभी तक पड़ा है उसे थोड़ा समझ लेते हैं मैप के थ्रू। ये तो पुर्तगाल, यहाँ पे छोटा सा पुर्तगाल है ये, बाकी तो स्पेन है। तो इन दोनों ने क्या किया था, एक ट्रेटी की थी ना, तो ट्रेटी में इन्होंने पूरी दुनिया के मैप को है ना इस तरीके से बांट दिया था।
इधर का है ना उन्होंने कहा था कि यहाँ स्पेन का है और इधर का है ना पुर्तगीज का है। तो इस तरीके से बांट दिया था, वो ट्रिटी मैंने आपको बताई है। प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगाल, इसकी जो एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ था, जो सेलर्स थे, जो नेविगेटर्स थे, उन्होंने है ना अपने जहाजों को लेके निकल गए थे और अफ्रीका के इस साइड के जो छोटे छोटे है ना आइलैंड्स है या कोस्टल रीजन्स है, उसको है ना उन्होंने डिस्कवर करते चले गए हैं। ठीक है, उस पे कब्जा भी किया उन्होंने, वहां पे जो अगर से कोई रहता था उनको खत्म कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि आते आते फिर इन्होंने क्या किया था, कॉन्गो रिवर, माफ कीजिए, जो इक्वेटर है इक्वेटर तक पहुंचे। इक्वेटर से यहाँ पे जो कॉन्गो रिवर है यहाँ तक पहुंचे 1481 तक। ठीक है ना, फिर इसी चीजों को फॉलो किया है बार्थोलोमो डाइज ने। तो बार्थोलोमो डाइज इन्हीं रूट को फॉलो करते करते वो कहाँ तक पहुंचा था, ये यहाँ तक, और यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सका था, जिसका नाम दिया था उसने कैप ऑफ टेम्पेस्ट। और बस यही जो रूट था, जो बार्थोलोमो डाइज ने है ना जहां तक पहुंचा था, वहां तक पहुंच पहुंच के वास्को डी गामा आया है, और वास्को डी गामा यहाँ पहुंचा। ठीक है जी, और इसका इस जगह का उसने नाम चेंज किया, रखा उसने कैप ऑफ गुड होप। ठीक है जी, वो डरावना नाम था तो उसने इसको अच्छा उसको चेंज कर दिया, उसने कहा कि ये तो मेरे लिए एक नई उम्मीद है, अब मुझे है ना और आगे बढ़ना है। तो वो यहाँ से फिर आगे बढ़ा, आगे से सफाला पहुंचा, मोजम्बिक पहुंचा, और फिर वहां से है ना फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको है ना एक गुजराती सेलर मिला अब्दुल माजिद करके, और उसने है ना उसको बताया कि तुमको इंडिया जाने का है कि चलो मैं बता देता हूँ, आप क्या करो यहाँ से देखो सीधा 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 ऐसा चले जाएंगे ना आप सीधा, तो आपको है ना इंडिया पहुंच जाएंगे आप। बस उसी को पहुंचते पहुंचते वो कालीकट पहुंच गया, और कालीकट में फिर उसका है ना वहां का जो राजा था, राजा जमोरिन, उसने उसका बहुत बेहतरीन तरीके से वेलकम किया था। तो ये जो फोटो है ना, ये आपको दिख रही होंगी कि जमोरिन बैठा हुआ है और वास्को डी गामा उसके कोर्ट में आया है, और जमोरिन ने उसका है ना कितने बेहतरीन तरीके से है ना वेलकम किया है। तो ये इवेंट था जो बाद में जाके है ना बहुत मतलब लैंडमार्क की हैसियत रखता है इंडियन हिस्ट्री में। के बाद में हम देखते हैं कि ये पुर्तगालीज थे जिन्होंने कोस्टल रीजन को है ना हड़पना शुरू किया, और बाद में फिर है ना उनको फॉलो किया। फिर उनको डचों ने, डचों के बाद अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने फिर है ना इंडिया को बाद में कैप्चर ही पूरा कर दिया था। और ये हमारा वास्को डी गामा है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने तो प्रोवाइड कर दी है। कुछ और भी चीजें अगर से आपको चाहिए तो वो यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, जैसा कि इसको है ना किसने पेट्रोनाइज किया था, उसका नाम था किंग एमोनुअल। ये उस वक्त तो वहां पर है ना पुर्तगीज का किंग था, तो उसने किया था। और बाकी ये सारी चीजें एक डेट है, जैसा कि ये 21/21 में 1498 को ये इंडिया पहुंचा था। राजा जमोरिन था, उसने उसको है ना वेलकम किया था, और बाद में है ना जब ये पहुंचा था तो इसने है ना इसके जो शिप थे उसने उस पे है ना ट्रेड किया था। ट्रेड करके जब यूरोप पहुंचा उसने, तो यूरोप में जाकर उसने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया था, बहुत प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कि इसने ख्वाबों में भी नहीं देखा था कि इतना कहीं प्रॉफिट हमको हो जाएगा। बस फिर ये एक रास्ता था जो उसको मिला है, बाद में इसको फॉलो किया था। तो अल्वेरिस कॉब्रेल, इसने है ना वास्को डी गामा को फॉलो किया, 1500 में इंडिया में आया था, ये सेकंड एक्सपीडिशन था पुर्तगीज का। उसके बाद फिर वास्को डी गामा सेकंड टाइम इंडिया में आया है, और इस मर्तबा 2 साल इंडिया में रहा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पुर्तगीज के इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन शुरू हो जाते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लेकिन इस टाइम पे एक जो बुरी चीज हुई है वो है अरबों के साथ है ना पुर्तगीज की कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट जो थी ना नेचुरल थी, क्योंकि हमको मैंने आपको बताया है ना कि अरब जो थे वो इंडिया में पहले से ट्रेड किया करते थे, और बहुत सारे तो उनके है ना यहाँ सेटलमेंट भी हो चुके थे साउथ इंडिया में। अब पुर्तगीज जब आए हैं तो उनको मालूम है कि ये हमारे जो है क्या है कॉम्पिटिटर्स है, अगर से हमको यहाँ पे अगर से सर्वाइवल करना है, यहाँ पे मोनोपोली करना है, तो अरबों को खदेड़ के निकालना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया। लड़ने से पहले क्या किया उन्होंने, यहाँ के जो छोटे छोटे रूलर थे उनको उनसे अच्छी दोस्ती की, और उनसे है ना उन्होंने परमिशन ली कि हमारी फैक्ट्रीज बनाना। और फैक्ट्रीज क्या होती है, फैक्ट्रीज जो हम देखते हैं ना, फैक्ट्रीज जहाँ पे अ, हमारे आज के टर्म में फैक्ट्री वो होती है जहाँ पे है ना प्रोडक्शन होता है, माल जो जो फाइनल माल है वो जमा रहता है, या प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल के जरिए माल बनता है, या फाइनल मैन वहां रहता है, ये फैक्ट्री मीनिंग होती है। लेकिन उस टाइम पे फैक्ट्री की ये मीनिंग नहीं थी, फैक्ट्री फैक्ट्री के थोड़ी ब्रॉड मीनिंग थी।
एक तो ये कमर्शियल जो कमोडिटीज है उसको तो वहां पे रख रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, लेकिन साथ में वो पूरी फोर्टिफाइड वॉल बनाते हैं, सामने ट्रेनिज खींच देते हैं, और ट्रेनिज खींचने के बाद है ना उस पर है ना अपनी आर्मी है ना तैनात कर देते हैं। गोया के कमर्शियल जो कमोडिटीज है वो भी रह रही है वहां पे, और साथ में है ना उस फैक्ट्री को एज अ वो है ना अपना फोर्ट के तौर पे भी यूज किया करते थे, ताकि कभी अगर इन पे हमला हो जाए तो वो अपने आप का प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है जी, तो ये फैक्ट्री होती थी। ये फैक्ट्री है ना सबने मतलब अंग्रेजों ने भी बनाई है, बाद में जितने भी नेशंस आए हैं उन्होंने सबने इस तरीके की फैक्ट्रीज बनाई है। ठीक है, वो फैक्ट्रीज ही बोलते थे उसको कि हम यहाँ पे कमोडिटीज रख रहे हैं, लेकिन वो सेकंड यूज किया करते थे कि उसको है ना वो आर्मी खड़े कर दिया करते थे वहां पे। तो इसी के जरिए है ना इंडिया के जितने भी रूलर्स थे इस तरीके से उनको दबाया है उन्होंने। तो यहाँ पे अरबों को भी ऐसे ही किया, इन्होंने फैक्ट्रीज अपनी बना ली अलग अलग जगहों पर। अ, तो कालीकत हो गया, और हम देखेंगे यहाँ पे बहुत से यहाँ पे रीजन्स है ना, कालीकत है, केनानौर है, और कोचीन है, इन जगहों पे इन्होंने बना लिए थे और अरबों को टेकल किया। अरबों पे इन्होंने हमले किए पहले, और बाज औक़ात ऐसा हुआ कि इन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से मसैकर किया अरबों का। उनके जहाज लूट लेते थे और उनको है ना बहुत बुरी तरीके से मारते थे। तो ये फोटो में दिख रहा होगा आपको, एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है इनका। अरबों ने इसका बदला लेने के लिए अरबों ने इन पे हमले किए, लेकिन ये चली है इनकी कॉन्फ्लिक्ट। कभी अरब हमले करते थे, कभी ये अरबों पे हमले करते थे। लेकिन इन्होंने फिर है ना आगे हम देखेंगे ना, आगे भी ये जब इसके बाद जो गवर्नर आए हैं उन्होंने भी इस तरीके से किया है अरबों के साथ, कि उनका इंटेंशन ये था कि अरबों को निकालना है, अगर से सर्वाइवल करना है हमको अपना तो अरबों को निकालना है। तो ये अरबों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चली थी इनकी। महाराष्ट्र सेट में जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू वेलकम वास्को डी गामा। इंडिया का वो पहला रूलर कौन सा था जिसने वास्को डी गामा का वेलकम किया था? तो इसका जवाब जमोरिन है। एक राइटर है डॉडवेल करके, इसने बुक लिखी है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी बुक है ये। तो इसमें है ना इसने कुछ बातें नोट की है पुर्तगीज के बारे में। उसने कहा है कि पुर्तगीज जब इंडिया में आके सेटल हो गए थे, ट्रेड कर रहे थे, तो उनका जो फॉर्च्यून था, उनकी जो किस्मत थी, वो चार चीजें ऐसी थी जो उनके फेवर में थी। अब वो क्या थी एक एक चीज करके मैं समझा देता हूँ, बहुत कम वक्त में इसको भी बता देता हूँ। पहली चीज वो ये थी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे वो आपस में लड़ा करते थे, म्यूचुअल जेलेसी थी उनकी, इसका फायदा इन्होंने उठाया है। एक तरफ हो जाते थे, वरना ये आग तो पहले लगी हुई थी उसमें तेल डालने का काम किया करते थे और अपना फायदा निकाल के लेते थे। दूसरा जो इसने ये कहा है कि जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल, तो ये जो रीजन है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे राइज होता था, और इस साइड पे है ना, इस साइड पर वेस्टर्न घाट के तरफ पे यहाँ पे राइस कम था। तो उन्होंने देखा कि राइस की जो ट्रेड है ना मुस्लिम कर रहे हैं, कहीं ऐसा हो कि हम मुस्लिमों को क्या करें, यहाँ पे जो अरब ट्रेडर्स है उनको क्या करें बाहर कर दे और ये ट्रेड हमारे हम क्या करें अपने हाथ में ले ले। तो उन्होंने है ना जो अरब थे अरबों के साथ लड़ना शुरू कर दिया, उनके रास्ते में ब्लॉकेज डालना शुरू कर दिया। तो ये उन्होंने किया। तीसरी चीज उन्होंने ये किया कि हमने क्या करना है, यही राजा इस टाइम पे जितने भी थे पॉलिटिकल एम्बिशियस, उनका ये था कि आप देखो यहाँ पे कोई भी बड़ा स्टेट नहीं है साउथ में। तो ये उनके लिए था कि कोई बड़ा स्टेट नहीं है जो इनके एम्बिशियस को रोक सके। चौथी चीज कि इनका जो नेवल पावर था वो सबसे अच्छा था, क्योंकि यूरोप में है ना रिनासेंस था, वहां पे बड़े बड़े शिप्स बन रहे थे और वो वहां पे बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी। तो उनके पास ऐसे बेड़े थे, ऐसे शिप्स थे, और उनका जो जहाज ऐसे थे उनके, जो उनको compete नहीं कर सकता था कोई, उनको शिकस्त नहीं दे सकता, हरा नहीं सकता था। तो नेवल पावर उनके पास बहुत अच्छा था, अरबों से और इंडियंस के जो जहाज थे उनसे बहुत अच्छा था। तो ये चीज उसने मेंशन की है। यूजीसी नेट ने 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाना था इवेंट का। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, ये पता होना चाहिए आपको कि इवेंट कब हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो देखिए जो पहला ए है ये हुआ था चार्टर, रॉयल चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था 1600 में। ठीक है ना। अकबर की डेथ हुई थी 1605 में, 1605 में। ब्रिटिश पुर्तगीज ने गोवा को जीता था 1510 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी
64 में। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ये थोड़ा सा हमको समझना है। डच आए थे पहले, बहुत पहले 1595 में आ गए थे, लेकिन वो एज अ इंडिविजुअल थे। कंपनी फॉर्म हुई थी 1602 में। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। आए थे बहुत पहले, लेकिन कंपनी जो फॉर्म हुई थी 1602 में। तो अब इसका आंसर इजीली लग जाएगा हमारे पास। तो पहला हमारे पास है गोवा, सी हमारे पास पहला आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। दूसरा हमारे पास आना चाहिए ए, तो हमारे पास ये यहाँ पर है, तो ये आंसर निकल गया हमारा। फिर देखिए ई आएगा हमारे पास, फिर बी आएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास डी आएगा। तो इस तरीके से ये आंसर लिख लेगा।